नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का हुआ नगर आगमन। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। रविवार को धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा रक्षाबंधन पर्व। रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हुए बाजार। भाई की सोनी कलाई पर बहनें बांधेंगी रक्षा सूत्र। पुरखों के नाम से निकल रहे ऑनलाइन खसरा, किसानों में आक्रोश व्याप्त। खसरा ऑनलाइन अपडेट न होने से किसानों की बढ़ी परेशानियां। बसपा ने वारासिवनी में किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का फूका पुतला, रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। और जहरीली वस्तु के सेवन से एक व्यक्ति की हुई मौत। उकवा के ग्राम लगमा की घटना। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व एवं प्रौद्योगिक मंत्री उमाशंकर गुप्ता नगर में 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शनिवार को नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वे नगर पालिका कार्यालय में आयोजित हित लाभ वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के 2451 हितग्राहियों को 48,77,000 रुपए हित लाभ का वितरण किया। कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि आज सभी नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के कार्यक्रम हो रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए यह कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों को भाजपा चुनाव से जोड़कर नहीं देखती। सभी नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना के कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही शामिल नहीं हैं, इसमें हमारे छोटे फुटकर व्यापारी भी शामिल हैं। इसमें ऑटो चालक, बस चालक और पंचर बनाने वाले, ठेला चलाने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, ये सभी जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, यहाँ तक का व्यापार करने वाले सभी भाई बहन भी इसमें शामिल हैं। उनके पंजीयन भी होना है। जिन्होंने करा लिया है ठीक, नहीं तो वो भी इस पंजीयन को कराएं। और इस पूरे महीने ये अभियान चलेगा ताकि उन लोगों को भी उनकी ज़िंदगी बदलने का, गरीबों की ज़िंदगी बदलने का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है, उसका लाभ मिल सके। इसी तरह राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों, संगठनों प्रमुखों व जिले भर से आए कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही अपने उद्बोधन में उन्होंने बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत करने को कहा। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि आगामी चुनाव में पुनः भारी मतों से जीत हासिल करने के लिए बूथ स्तर पर लगभग 30,000 कार्यकर्ता तैयार किए गए हैं, जिन्हें चुनाव संबंधी जानकारियां दी जा रही हैं। वैसे तो देखा जाए तो आज समझ लो हमारे आगामी 2018-19 के चुनाव का आगाज है, समझो एक प्रकार से उसकी शुरुआत हमने आज कार्यकर्ताओं के बीच में आज किया है। और जो विशेष तौर से बाकी सभी तो कार्यकर्ता, लेकिन जो हमने एक व्यवस्था बनाई है कि हमने ग्राम केंद्र और नगर केंद्र, जो नगर क्षेत्र है उसमें 4-4, 5-5 वार्डों को मिलाकर के, और इसी प्रकार से ग्राम केंद्र भी ऐसे 4-5 पंचायतों को मिला करके, और इस प्रकार से करीब लगभग पूरे जिले में 265 ग्राम केंद्र, नगर केंद्र हैं हमारे। उनके पालक बनाए हमने, संयोजक बनाए, लेकिन संयोजक पालक लगभग सभी कार्यकर्ता, चाहे फिर वो मंत्री होगा, विधायक होगा, और समस्त जितने बड़े भी कार्यकर्ता हैं उनको भी हमने समाहित किया है कि कहीं ना कहीं के वो पालक संयोजक रहें।
और उन सब को आज ये कार्यशाला के रूप में उनको ट्रेनिंग एक प्रकार से कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि ये हमारे कार्यकर्ता है और संयोजक और पालक के अलावा जो 265 हमारे पालक संयोजक हैं, 265 पालक और 265 संयोजक, और इनके अंतर्गत हर ग्राम केंद्र, नगर केंद्र में। इसी तरह राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जिला कराटे संघ द्वारा सर्किट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने राज्य व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले कराटे खिलाड़ियों का सम्मान किया। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 50 करोड़ रुपए के खेल बजट को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है। उनको सम्मानित तो करते ही थे, लेकिन उस खेल का जो विजेता रहता था उसके कहने से खेल के लिए हर वार्ड में 1 लाख रुपये का काम मेरी शुरू से मान्यता रही है। लेकिन कई बार नई पीढ़ी पे आदत तो लगाते हैं, टीवी पे बैठी रहती है, लेकिन करे क्या, खेल के मैदान जब तक नहीं दोगे, खेल के अवसर नहीं दोगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खेलों को भी खूब महत्व दिया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर डीवी सिंह ने बताया कि बालाघाट जिला खेल व शिक्षा के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहाँ कम संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी जिले के युवा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। राजधानी से काफी दूर दराज होने के बावजूद और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे होने के बाद भी बालाघाट जिला शिक्षा और खेल के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में पहला स्थान है। शिक्षा की हम बात करें तो अभी शिक्षा विभाग ने एक परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश से 100 से ऊपर बच्चों का चयन किया था। उसमें अकेले लाल बगड़ा ब्लॉक से 14 बच्चे उसमें अकेले शामिल। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड का जो रिजल्ट आया था हमारा, उसमें से एक बच्ची यही थी, वो टॉपर थी, आयो में टॉपर थे, और इसके अलावा 10 बच्चे हमारे मेरिट लिस्ट में थे। खेल का जहाँ तक सवाल है तो इस जिले में अक्टूबर महीने से लेकर के और मार्च तक लगातार राष्ट्रीय या राज्य स्तर के आयोजन होते हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार 26 अगस्त को धार्मिक परंपराओं के साथ हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की सोनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर ताउम्र अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। इस अवसर पर भाई के द्वारा बहन का आशीर्वाद लेकर उसे अनेक सौगात दिए जाते हैं। रक्षाबंधन के इस पर्व को लेकर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में बाजार रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हो गए हैं। बहनों ने अपने भाइयों के लिए जमकर खरीदारी की। नगर की दुकानों में आकर्षक राखियां लोगों को लुभाती हुई नजर आईं। राखी के इस सीजन में स्टोन की राखियों की मांग काफी तेजी के साथ बढ़ी है। इस त्योहार पर महंगाई का असर स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। इस वर्ष कीमतों में 7 से 10% का इजाफा हुआ है। प्रकाश वासवानी। हाँ भैया, किस प्रकार का मार्केट है राखी के? बहुत ही अच्छा मार्केट है। किस प्रकार की राखियाँ रख रहे हैं? राखियाँ पूरी अहमदाबादी है, गुजराती है, महाराष्ट्र की है, बॉम्बे वाली। किस प्रकार की राखी की ज़्यादा मांग हुई थी मार्केट में? सबसे ज़्यादा अहमदाबाद गुजराती। कम से कम किस रेट से आखिर किस रेट तक के राखियाँ अवेलेबल है? यहाँ पर 5 रुपये से स्टार्ट है, 200-250 रुपये तक के। ना बताइए, इस बार रक्षाबंधन में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? रक्षाबंधन में लाइट वाली, म्यूजिक वाली, थोड़ा जोर से बेंटेन बच्चों की, मोटू पतलू, जोर से बोलिए ना। मोटू पतलू बच्चों की, बेंटेन, ये नया आइटम चल रहा है। किन किन वेराइटी ज़्यादा मांग है मार्केट में? हाँ, ये ज़्यादा बिक रहा है बच्चों के साथ। बड़ों में स्टोन चल रहा है। क्या ये राखी में जीएसटी का कोई असर है? राखी के त्योहार का असर सोशल मीडिया पर भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है।
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य साइट के माध्यम से लोग एक दूसरे को इस पर्व की बधाइयां दे रहे हैं। वहीं इस पर्व को लेकर बसों में भी यात्रियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। इसके अलावा ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पर्व के मुहूर्त के संबंध में राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र ने क्या कहा, आइए जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रक्षाबंधन हिंदू धर्म का बहुत प्रमुख त्यौहार है। वैसे तो ये तो बड़ी पुरानी मान्यता है। राजा बलि के हाथ में जो है राखी जो बांधी गई थी लक्ष्मी जी द्वारा, तो उस समय से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। त्रेता सतयुग का नियम है। तो इसमें जो है इस बार पूर्णमासी तिथि 2 दिन आई है। आज शनिवार को भी है, कल रविवार को भी है। तो शनिवार को होने की वजह से 2 दिन के कारण आज भद्रा वगैरह सब हो गए। कल की तिथि में भद्रा नहीं है। जो हर वर्ष रक्षाबंधन में भद्रा तिथि पड़ती है उससे आप निश्चिंत रहें, भद्रा तिथि आज ही संपन्न है। तो कल का जो मुहूर्त है लाभ अमृत नाम का जो घड़िया जो है प्रातः 8:30 से 11:30 सबसे उत्तम मुहूर्त है, जिसमें भाई के हाथ में बहन राखी बांधे, तिलक करे और भाई यथाश्रद्धा अपनी बहन को जो धन दक्षिणा जो भी भेंट देना है देकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा जो मुहूर्त है 1:30 से 2:30 के बीच में दोपहर में। वैसे प्रतिदिन का जो मुहूर्त है दोपहर 11:37 से 12:23 46 मिनट का अकाट्य मुहूर्त होता है, जिसे अभिजित मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिना मुहूर्त देखे सब कार्य कर सकते हैं। राहु काल वगैरह कोई चीज़ इसके सामने नहीं लगती। जैसे गोधूली बेला होती है वैसी अभिजित मुहूर्त होता है। इसका टाइम है दोपहर 11:37 से दोपहर 12:23। तत्पश्चात 1:30 से 2:30 चौघड़िया सुबह है, जिसमें भाई के हाथ में बहन रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे। और उसके पश्चात में गोधूली बेला जो आती है 6 से 7 के बीच में, उसमें किसी कारणवश लेट हो गए हैं आप राखी बांधने में तो उस समय बांधें। और सूर्यास्त से 3 घंटे का मुहूर्त है रात्रि 10 बजे तक, यानी 7 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक। इसी तरह वारासिवनी में भी रक्षाबंधन पर्व को लेकर उल्लास का माहौल रहा। शनिवार को वारासिवनी के प्रमुख बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई नजर आ रही हैं। पूरे नगर में चहल पहल का माहौल दिखाई दे रहा है। वो लिए ना उसमें हाँ। ये 15 रुपए की दी, ये 15 रुपए की, नाम रामकिशन बोकर। कितने वर्षों से आप दुकान बंद कर रहे हैं? सर करीबन सन 95-94 से मैं दिल्ली जब गया था घूमने, पैसे बच करके आ रहे थे तो मैंने क्या किया कि राखी लेकर के ला लिया। सस्ती समझ में आई तो दुकान लगा रहा हूँ 95-94। इस बार कैसा मार्केट है? बहुत बढ़िया सर, भाईचारे की भावना फैल रही है और राखी लेने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। और देखिए मेरी दुकान में बहुत भीड़ चल रही है सर। अन्य जगहों में भी बोलोगे ग्राहकी इस बार कम आ रही का कारण क्या है? नहीं, कम नहीं आ रही है, दुकानें बढ़ते जा रही हैं। सबको ये लगता है कि ये राखी का व्यापार करेंगे, 2.5 रुपये के 5 रुपये बनाएंगे, 5 का 10 बनाएंगे। वो लोग फेलियर हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। दुकान 1-2 साल लगाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो ये बताइए इस बार का तो महंगाई में क्या है? नहीं, महंगाई तो बिल्कुल नहीं है सर, का समझ लीजिए सर। मोदी सरकार के कारण क्या है कि GST जो लगाएं, तो हम जिस सेठ के पास जा रहे हैं माल खरीदने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि समकक्ष माल है, बिल्कुल एकदम बहुत फर्स्ट क्लास। मानो 15-20% की महंगाई है। नहीं, 10% ऐसा आप बोल रहे हैं, आप करके समझ आ रहा है, लेकिन नहीं, हम तो समझते हैं कि वही पुराने रेट और ये वाले रेट में बिल्कुल अंतर ही नहीं समझ आ रहा है भाई। सभी दुकानों में एक समान रेट में बिक रही है हर राखी। बहुत बढ़िया बिल्कुल। और ये बताइए बच्चों की पहली पसंद कौन सी राखी है? हाँ, ये गुड्डा गुड़ियों की, और हमारे सर लोगों ने भी बुलवा दी हैं कार्टून की राखियाँ, तो चलो इस बहाने हमारी कार्टून की। किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है और पंजीयन करवाकर शासन कृषकों को सभी लाभ दिलवा रही है। लेकिन ग्राम खुरसौड़ी और भमौरी के किसानों का पंजीयन न होने से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है।
खुरसौड़ी के किसानों का ऑनलाइन खसरा नहीं निकलने से पंजीयन में रुकावटें आ रही हैं। वहीं जांच में पाया गया है कि 2 वर्षों से पटवारियों और तहसीलदारों के द्वारा खसरा ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया है, जिसके चलते अब तक ऑनलाइन रिकॉर्ड में जमीन के पुराने मालिक का नाम ही है। सूचना मिलने पर खुरसौड़ी शाखा प्रबंधक के द्वारा किसानों को 2-3 दिनों में समस्या का निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इस मामले में किसानों ने बताया कि उनके पुरखों के नाम से ऑनलाइन खसरा प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण वे शासन से मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैं सालिकराम लिल्लारे खुरसौड़ी से किसान हूँ। कैसे आना होता है यहाँ पे, क्या समस्या जा रही है भैया? समस्या ये है, जो शासन ने निर्देश जारी जो किए हैं, शासन का निर्देश ये है कि खसरा जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए, और हमारे जो पूर्वजों की जो ज़मीन है उसमें ऑनलाइन ही हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी के भी पिताजी के नाम से ऑनलाइन निकल रहा है। अब उसको हम ऑनलाइन अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा है। पटवारी जी का कहना है कि हमने बोले आपका जो है ऑफलाइन में कर दिए हैं, और ऑफलाइन का जो है ये हमारे पास निकला हुआ भी है ये खसरा, तो इसको यहाँ पे मान्य नहीं हो रहा है। कहाँ पर? मतलब सोसाइटी में। क्यों मान्य नहीं हो रहा है? ये इसलिए कि इनको शासन से हमको ऐसा निर्देश है कि ऑनलाइन हो तो आपका पंजीयन होगा, नहीं तो नहीं। तो किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है क्या? किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है, जिसका ऑनलाइन नहीं है खसरा तो उसका पंजीयन नहीं हो रहा। तो क्या परेशानी आ रही है आपको? तो परेशानी पूरी कि जब ज़मीन ही ऑनलाइन नहीं है, हमारा खसरा ही ऑनलाइन नहीं है, तो हमारा पंजीयन नहीं होगा। इससे योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे हमको जो शासन ने जो धान खरीदी का जो मतलब पंजीयन हो रहा है, और हमारी धान खरीदी नहीं होगी तो उसका लाभ की तो बात ही नहीं है उसमें। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि ये ऑफलाइन वाला खसरा जो है, जो पटवारी के माध्यम से निकलता है, लोक सेवा से बोलो या पटवारी उससे, तो वो मान्य होना चाहिए। दलनाल पटले भैया, हमारी परेशानी कुछ नहीं है। परेशानी यही है कि हमारे जैसा हमारे शामिल खाता में पूरी ज़मीन है, बहन भाई सब आपके नाम से जुड़े हुए हैं, इसमें यह आ रहा है कि सबकी ऑनलाइन से निकल रहा है, कोई खतरा निकल रहा है, कोई खतरा नहीं निकल रहा है, इसलिए हमको परेशानी जा रही है। क्या करना चाहते हैं? तो अब इसके लिए हमारे को जो लाभ नहीं मिलेगा तो इसके लिए हमारा क्या करेगी सरकार? तो पंजीयन नहीं हो पा रहा है क्या? पंजीयन हो नहीं पा रहा है। कब तक की तारीख है उसकी? तारीख 11 तारीख। कृषक तेजलाल पिछोड़े ने कहा कि ऑफलाइन खसरा स्वीकार किया जाए या फिर अंतिम तारीख में इजाफा किया जाए। यहाँ पंजीयन करवाने के लिए आए। अच्छा, कितने किसान हैं जिनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है? पंजीयन तो 90% किसान का नहीं हो पाएगा। जो स्थिति रखी है शासन ने कि ऑनलाइन खसरा 1-2 साल से नहीं हो रहा है पटवारी के माध्यम से, क्योंकि ऑफलाइन खसरा निकल रहा है और ऑफलाइन यहाँ पे मान्य नहीं कर रहे हैं। हाँ? तो आपने अधिकारी से मिले थे यहाँ पर? हाँ मिले ना, वो मना कर रहे हैं कि ये वाला नहीं चलेगा बोल रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि जो पटवारी के ऑफलाइन जो खसरा वहाँ चढ़ा हुआ है लोक सेवा में, वो वाला मान्य करे, तो उससे किसान को सहूलत जाएगी। और 11 सितंबर जो शासन ने दी है वो तारीख भी बढ़ाया जाए, क्योंकि इस परिस्थिति में तो 2-3 दिन तो लोक सेवा घूमना। इस मामले में सहकारी समिति खुरसौड़ी के डाटा एंट्री ऑपरेटर देवेंद्र नगपुरे का कहना है कि ई उपार्जन सॉफ्टवेयर में खसरा अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए, किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है अभी, क्यों नहीं हो पा रहा है पंजीयन? पंजीयन तो सर लगभग 80% पंजीयन हो रहे हैं, और कुछ ही है जो किसान के एक्चुअल जो खसरे हैं हमारे ई उपार्जन सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हो पाए अभी तक, उन्हीं में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि जिनने मान के चलो ज़मीन अपनी बेच दी है, और वो ज़मीन जिनने खरीदे है उनके नाम से ऋण पुस्तिका वगैरह बन गई है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में पुराने नाम से ज़मीन दिखा रहा है। इस कारण ऐसे किसान को दिक्कत आ रही है, तो हम उनको सीधे तहसीलदार या पटवारी से मिलने की सलाह देते कि भैया आप ऑनलाइन में अपना डाटा दर्ज कराइए। अच्छा, कितने दिनों से परेशानी जा रही है ये? लगभग अभी तो हमारा सॉफ्टवेयर 21 तारीख से खुला है, ओपन हुआ है। 10 तारीख से उससे पंजीयन का था, लेकिन लेट पासवर्ड वगैरह मिला, लेट बहुत सी प्रोसेस हुई, 10 दिन तो हम ऐसे ही लेट हो गए। इस कारण हम 21 तारीख से सॉफ्टवेयर ओपन किए, तो अभी 2-3 किसान आए मेरे पास ऐसे प्रॉब्लम वाले। वहीं शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने इस मामले का शीघ्र निराकरण किए जाने की बात कही है। सर, ये देखा गया कि आपकी समिति के अंतर्गत जो ग्राम खुरसौड़ी आते हैं, वहाँ के किसान पंजीयन के लिए काफ़ी भटक रहे, काफ़ी परेशान हो रहे हैं,
उनका कहना है किसानों का कि जो खसरा जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है और शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर मामला ऐसा है कि सरकार ने पंजीयन के लिए कुछ निश्चित कागजात की पूर्ति करना सुनिश्चित किया है और उसी तारतम्य में उन्होंने ये भी तय किया है कि जो खसरा आप उपलब्ध कराएंगे वो ऑनलाइन भू अभिलेख में दर्ज हो। कुछ किसानों का खसरा जो है ऑनलाइन भू अभिलेख में दर्ज नहीं हो पाया है, उसके कारण उसका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में तकलीफ जा रही है। जैसे ये समस्या मेरे ध्यान में आई है, मैंने तहसीलदार महोदय के संज्ञान में ये समस्या लाया है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में हम इस समस्या का निराकरण कर देंगे और संभवतः यह समस्या हमारी शाखा की ही नहीं अपितु पूरे ज़िले की है और निश्चित तौर पे इस समस्या का अतिशीघ्र निराकरण हो जाएगा और वो कोई भी किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहेगा। वारासिवनी के अंतर्गत जनपद पंचायत खैरलांजी बाजार चौक में शनिवार को बसपा के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इसके बाद निवेदन करना चाहूंगा माननीय तहसीलदार महोदय की आपकी धरना स्थल पर आकर ज्ञापन मेरे साथ ही में तमाम किसान सुन रहे हैं आज भी हमारे धरने की। वहीं पदाधिकारियों ने भाजपा की नीतियों की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। वहीं रैली के माध्यम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि देने की मांग की। बसपा नेता रामकुमार नकपुरे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। एक किसानों और एक किसानों का जो किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलना था तो बहुत सारी पंचायतों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया और जिन पंचायतों को मिला है उन पंचायतों में संपूर्ण 100% किसानों को नहीं मिल पाया है। यह धरना किसानों की मांग को लेकर गैर राजनीतिक धरना प्रदर्शन था और संपूर्ण क्षेत्र से किसान लोग आए हुए भी है और अभी हम तहसीलदार आपको ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री का एक पुतला दहन भी कर रहे हैं, जो कि यहाँ का जो सीएम है शिवराज सिंह जी तो किसानों की मांगों को नहीं मान रहे, किसानों पर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारी तकलीफें हैं जो अभी धान के रेट में 200 रुपये बोनस दिया है। आपको पता होना चाहिए कि धान के रेट में 200 रुपये बोनस तो दिया है, लेकिन डीएपी का जो 50 किलो का बैग आता है वो आज की कंडीशन 45 किलो का आ रहा है और वो उसकी कीमत जो है 1200 रुपये कर दी, चूँकि वो पिछले टाइम 1000 रुपये की आती थी और उसमें 1 कुंटल की से 400 रुपये सरकार ने बढ़ा दिया है, क्योंकि धान पर 200 रुपये ही बढ़ाया है। ये बहुत दुख का विषय है और सरकार को ये बात समझनी चाहिए। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में शनिवार को क्रीड़ा विभाग की आवश्यक बैठक आहूत की गई। मध्य प्रदेश शासन के 24 खेलों को जिले के विभिन्न कॉलेजों में परस्पर बांटने के अहम मकसद को लेकर आयोजित इस बैठक में खेल प्रभारियों को संबंधित खेल की जानकारी दी गई। इस संबंध में कॉलेज के खेल प्रभारी श्री सौंधी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। और आज जो बैठक बुलाई गई यहाँ पर जो मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग का जो खेल के प्रबंधक हमें प्राप्त होता है उसका ये उद्देश्य है कि जितने भी 24 खेल उस शिक्षा विभाग में होते हैं महिला पुरुष के, उनको बालाघाट जिले के हर कॉलेज को बांटना होता है ताकि वहाँ की जो खेल प्रतिभा है, वहाँ का जो माहौल है आयोजन का, वो वहाँ के बच्चों को और वहाँ के स्टाफ को दिखना चाहिए और जो खेल प्रतिभा है इनके पास में है वो उभर के सामने आए। इस मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग का जो खेल को टेंडर प्राप्त होता है वो साल भर का होता है। इसमें 24 खेल दिए गए हैं जो महिला पुरुष के होते हैं और उनका जो स्तर होता है पहले होता है महानगर स्तर पर, फिर होता है जिला स्तर पर, फिर संभाग पर, फिर राज्य पर, फिर होता है अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर। तो मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा है कि एक खिलाड़ी को अनेक अवसर पर खेलने का मौका प्रदान किया जाए, क्योंकि एक जो लड़का खेलता है। नगर के बूढ़ी स्थित कर्मचारी भवन में लोहार समाज संगठन की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक के संबंध में लोहार समाज संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी सुखदेव विश्वकर्मा ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। विश्वकर्मा जी, आज बैठक रखी गई थी अपने जिला स्तरीय, क्या निर्णय हुआ और क्या विचार विमर्श? हमारा
लोहार समाज संगठन जिला स्तरीय अखिल भारतीय कारीगर ट्रेड यूनियन से जुड़ने के लिए प्रस्ताव पास हो गया है सर्वसम्मति से, और आज से हमारा संगठन अखिल भारतीय कारीगर ट्रेड यूनियन से जुड़ चुका है, जिसके तहत मतलब हम अब अपने सक्रिय हो चुके हैं सहयोग देने के लिए संगठन को। और दूसरा, आगामी 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजन दिवस हर ब्लॉक स्तर पर धूमधाम से मनाने की योजना बनी है। हमारे कार्यकर्ता सब उसके लिए तत्पर हो चुके हैं, और अगली आगामी मीटिंग में जो हम विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे उसमें जिले भर के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि मतलब पढ़ाई में हमारे समाज के छात्र छात्राएं रुचि ले भाई लोग। विश्वकर्मा जी, समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? जैसे अभी आप लोग का मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है, आप लोग के संगठन को किस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे आप? हम इनको, हमारे जो कार्यकर्ता हैं ब्लॉक स्तर के, वो बराबर जनता से संपर्क, लोगों से संपर्क करेंगे, सामाजिक बंधन से संपर्क करेंगे, उनको उनके हित के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी हमारे अखिल भारतीय कारीगर ट्रेड यूनियन ने असंगठित श्रमिक जो पंजीयन हुआ है इसी पहल किया था, और इसमें पंजीयन होकर के हमारे बहुत से लोगों को लाभ मिला है। इसमें हमारे समाज के बहुत से लोग संतुष्ट हैं कि हम लोग जो किसी फर्म में काम करते नहीं थे, हमारे समाज के लोग यहाँ वहाँ ये तो काम करते थे, कोई मतलब रिश्ते वो करता नहीं था, परंतु आज असंगठित पंजीयन होने से आज कम से कम संतुष्टि कि हमारा मतलब कोई दुर्घटना होती है तो हमको लाभ मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए वन विभाग में वाहन चालक के पद पर पदस्थ वन कर्मचारी पूरनलाल गढ़पाले की मौत के मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस संबंध में बसपा के लोकसभा प्रभारी अनिल उइके ने रेंजर पायल रजावत पर आरोप लगाते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही। आज बहुजन समाज पार्टी जो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में जो आई है, ज्ञापन लेकर आई है, विगत कुछ दिनों पूर्व में एक वन विभाग का पूरनलाल गढ़पाले जो वाहन चालक था उसको पायल रजावत रेंजर मैडम के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण उनने आत्महत्या किया। उसके पूर्व में जो प्रताड़ित कर रहे थे तो सीएम हेल्पलाइन की गई है, डीएफओ को आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिसके कारण उनकी तबीयत खराब थी, 3 दिन तक वो नहीं आए। लेकिन पायल राजावत जो रेंजर है वर्तमान में वन विभाग में, उनने पूरे माह की पूरे 1 महीने की पेमेंट को काट दिया, 1 महीने की पेमेंट नहीं दिया गया, जिससे वो विचलित होकर परिवार को पाल नहीं सकता, गरीब छोटा कर्मचारी था, जिसके कारण वो बार बार प्रताड़ित किया गया। पेमेंट की गुहार लगाई गई उच्च अधिकारी के पास, पर उनने पेमेंट नहीं दिया, और जिससे प्रताड़ित होकर उच्च अधिकारियों के माध्यम से पायल रजावत जो रेंजर है उनने प्रताड़ित करने के कारण उनने आत्महत्या कर ली, जिसकी शिकायत बार बार। वहीं लगाए गए आरोप को रेंजर पायल रजावत ने निराधार बताया है। एनएसयूआई के द्वारा जिला पंचायत सदस्य केशर बिसेन की उपस्थिति में कटंगी अस्पताल में रक्तदान महादान किया गया। इस पुनीत कार्य में 56 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान के दौरान जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। वारासिवनी में संचालित अशासकीय शिक्षण संघ के पदाधिकारियों के द्वारा शनिवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम तहसीलदार शैलेंद्र कुमार राय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शासन की प्राइवेट स्कूल के प्रति त्रुटिपूर्ण नियमों के विरोध में 28 अगस्त को विद्यालय बंद करने की बात कही गई। वहीं मांग पूरी न होने पर 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी गई। मैं सुश्री नसीम कुरैशी, प्रदेश की उप सचिव और जिले के उपाध्यक्ष। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? जो शासकीय सरकार के द्वारा जो अशासकीय स्कूलों में ऐसे त्रुटिपूर्ण नियमों को बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो सब बहुत ही दुखदायी स्थिति है। जैसे फीस को ले लीजिए आप, शासन से हमें कोई तो हेल्प मिलती नहीं, लेकिन जो अभिभावक हमें फीस देते हैं तो शासन ने नियम बनाया कि चेक से उनसे फीस ली जाए। तो अब जो गरीब स्थिति वाले लोग हैं वो क्या हमें चेक देंगे? कई लोग तो हमें साल में 1 बार देते हैं, शासन कहती है एक साथ नहीं लेना है, 3 महीने तक लेंगे आप। दूसरी बात संबंधित शुल्क, ये शुल्क वो शुल्क, इस तरीके से शुल्कों के द्वारा भी हमें परेशान किया जा रहा है।
आए दिन कोई ना कोई नई नीतियाँ बन जाती है। 4 वर्ष में 4 नीतियों से मान्यता मिल रही है हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को। सर मैं रेखलाल नकरे और वाराणसी ब्लॉक से अध्यक्ष अशासकीय शिक्षण संस्थान। सर जो अशासकीय विद्यालय के द्वारा जो 28 तारीख को शासकीय अर्थना प्रदर्शन किया जाना है और 5 सितंबर अनिश्चितकालीन विद्यालय बंद रहेगा, तो किस मांगों को लेकर किया? सर ये मांगे हमारी जो जायज़ है और प्रदेश स्तर से ये मांगे रखी गई है हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय अजीत साहब जी, और पूरे मध्य प्रदेश भर इसका आह्वान भी किया गया है कि 28 तारीख को अशासकीय विद्यालय सभी बंद रहेंगे। बंद इसलिए रहेंगे कि जो गवर्नमेंट हमें प्राइवेट स्कूलों पर अनेक प्रकार के जो नियम थोपे जा रहे हैं, जैसे चेक के माध्यम से बच्चों से फीस वसूल करना, फीस प्रतिपूर्ति में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, जैसे बायोमेट्रिक करना, कई बच्चों के अंगूठा मैच नहीं होते, किसी पर बूटी पे नहीं जाते, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो पूर्व की राशि आई कि नहीं होगा आपके? नहीं, अभी तो कुछ स्कूलों को प्राप्त हुई है, फिर भी उन स्कूलों के कुछ 10% 20% ऐसी राशि और रह चुकी है। तो इस तरह से जो शासन हमारे प्रति कर रही है, एक से एक नियम को थोपना, जैसे कि अभी जो शासन की ओर शासकीय स्कूलों में जो सुविधाएं दी जा रही है वो प्राइवेट स्कूल को इतने वंचित कर दिया गया है, जिससे कि छात्र उसी ओर ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं और अनेक प्रकार की समस्याओं के भी कारण हम लोग 28 तारीख को बंद रख रहे हैं। सर जिले से मान्यताएं समाप्त हुई। वाराणसी के बाबा साहब अम्बेडकर मंगल भवन में शनिवार को नगर पालिका के तत्वाधान में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित पार्षदगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हितग्राहियों को मुख्यमंत्री संबल योजना और प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अतिथियों के हस्ते दिया गया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी पर दिखाया गया। अब मेरा कहना है, इसमें 2 चीज और जोड़ो। हमने जितनी भी पीएम फैमिली है उनको 1 रुपया कर गेहूं चावल नमक मतलब सस्ता राशन देने का फैसला किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरी सभी बहनों को, गरीब बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन देने का फैसला किया है। ये रसोई गैस के कनेक्शन भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें प्रधानमंत्री अपना नाम भी लिखा सकते थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास, लेकिन ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी ने कि उनने अपना नाम लिखवाया। ये देश के गरीबों के लिए और उन लोगों के लिए है जो वास्तव में कच्चे मकान में, एक तो 0 हाउस शून्य, जो किराए के मकान में रहते हैं, 1 कमरे का कच्चा मकान, 2 कमरे का कच्चा मकान, पहले गरीबी रेखा थी, SC ST थे, तो बहुत सी विसंगतियां थी, लेकिन इस विसंगति को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाप्त किया। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे शहर में पहले कभी एक भी इंदिरा आवास नहीं आया। शहर और शहर से 5 किलोमीटर की परिधि, लेकिन शहर और ग्राम कहा हितग्राहियों को आवास प्रदान किया था और जिसकी 2 किस्त, पहली बार 1 लाख और दूसरी बार 1 लाख मिल चुकी है। और मुझे खुशी है कि हम जब शहर में घूम रहे हैं तो सबकी स्लिप डाल रही है। हमारे वाराणसी में जो लिफ्ट से स्लिप डालते हैं ना, उनका काम बढ़ गया है। शहर में बहुत से लोगों ने लिफ्ट वाली मशीन ला ली है, अधिकांश लोगों के स्लिप ढल चुके हैं और बहुत जल्दी आपकी तीसरी किस्त 50,000 रुपये आ जाएगी। जिस तरह पहले
हमारे हितग्राही बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रही बात नगर पालिका के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को आप तक पहुँचाने के लिए हमारी नगर पालिका परिषद समय समय पर आपको कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर आमंत्रित करती है और अंतिम छोर पर बैठे हमारे व्यक्ति को शासन के भी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए हम जनप्रतिनिधिगण, हमारे नगर पालिका परिषद के सभी सम्मानित कर्मचारीगण, आप सभी को अंतिम छोर पर बैठे नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए संकल्पित है। उन्हें उनकी योजनाओं का लाभ हम हर संभव पहुँचा रहे हैं। किंतु आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने उद्बोधन यहाँ पर सुना। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत द्वितीय सूची जो जारी की गई है, उनके हितग्राहियों को उकवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लगमा के एक व्यक्ति रोशन सिंह बेगा की जहरीली वस्तु के सेवन से मौत हो गई। आपको बता दें कि 25 अगस्त को उदय सिंह को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। नगर के बूढ़ी स्थित हनुमान मंदिर में सावन मास के पावन अवसर पर बाल हनुमान महिला मंडल के द्वारा सुंदर कांड का आयोजन किया गया। लालबर्रा के शासकीय स्नातक महाविद्यालय के सभा कक्ष में शनिवार को बीएलओ की आवश्यक बैठक सहायक रिटर्निंग अधिकारी और तहसीलदार की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें बीएलओ को मतदाता सूची में छूटे हुए मतदाताओं के अधिक से अधिक नाम जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी ने आवश्यक जानकारी दी। आप प्रमाणित कर सकते हो, ठीक है। मान लो वो आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा है तो वो उसके हम नाम जुड़वाने की पूरी वो करवा के और फिर आपसे पुनः देंगे कि इनके अलावा का तो आप दे ही रहे हो और वो बाकी मतदाता के नाम जुड़ जाएंगे तो आपकी तरफ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक अपने को ऐसे 3 प्रमाण पत्र लगेंगे अभी। तो ये वीआईपी वोटर्स, पीडब्ल्यूडी वोटर जो है तो उसकी सूची भी आपको मिलेगी, तो उसकी सूची भी व्हाट्सएप से भेज देंगे तो आप संबंधित मतदान केंद्र के वैसे ज्यादा मतदाता नहीं दिया गया है। हाँ, इसमें हाँ, ये वीआईपी आप जनप्रतिनिधि हो, हाँ, तो वीआईपी कौन से व्यक्ति को हम वीआईपी की श्रेणी में? वीआईपी ऐसे जो सांसद वगैरह हैं या जो विधायक हैं उस क्षेत्र के या कोई सरपंच हो गया। सरपंच वीआईपी में आएगा क्या सर? हाँ, सरपंच वीआईपी में आ सकते? वीआईपी में मेनली विधायक और यही आते हैं, सांसद या पूर्व विधायक या पूर्व सांसद, आईपीएस अधिकारी। हाँ, प्रपत्र पूरा भर के हाँ इस प्रपत्र में जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान में अपने यहाँ क्या क्या लग रहा है जानकारी, तो उसके प्रारूप आपको दे दिया जाएगा। तो अगली बार जब भी बैठक के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस प्रारूप में जानकारी प्रॉपर भर के लाए। तो एक ये वाली जानकारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान वाली और एक कम्युनिकेशन प्लान वाली ये अगली बार लेके आए। और जो भी आप लोग बोल रहे हैं संशोधन किसी का नाम नहीं जोड़ा है तो उसकी जानकारी यदि बना सकते हैं तो वो ले आए, नहीं तो मैं अपने यहाँ केजीओ से पता करूंगा कि क्या जानकारी है, तो उसके संबंध में मैं वहाँ पे बात कर लूंगा कि क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं, तो आपको कम से कम ये तो पता चल पाएगा कि क्यों नहीं नाम जुड़ पा रहे हैं। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन धारावासी में 25 अगस्त को आयुष विभाग बालाघाट के द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क आयुष चिकित्सा परामर्श स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 322 मरीजों का चिकित्सकों द्वारा जांच कर उपचार किया गया। ठीक है ना, परिवार को सबको ले जा लेना, दवाइयाँ सब कंटिन्यू चलने देना।
ये बताओ ना यहाँ पे और कोई बच्चे गले के आसपास दवाइयाँ सब चलने देना, ठीक है ना। खत्म हो गई तो यहाँ से लेना। यूनानी चिकित्सक डॉक्टर मनोज गवई ने इस शिविर के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। संभागीय आयुष अधिकारी जबलपुर के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, ऐसे ग्रामों में, चिन्हित ग्रामों में ये सर कहाँ से डॉक्टर पधारे हैं यहाँ पे? बालाघाट से है। तो कौन कौन है मुख्यतः? नाम थोड़ा नाम डॉक्टर ललित ठाकरे होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर पंकज मेश्राम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर मनीषा मरकाम मैम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। कितने दिन का कैंप लगाया जा रहा है यहाँ धारावासी में? एक दिवस का। सर कितने लोग अभी तक के आ चुके कैंप में? अभी 160 पेशेंट देख चुके हम 2 घंटे के अंदर। तो आगे क्या रणनीति है? आगे चल के और कहाँ कैंप लगाए जाएंगे इसके बाद? और आगे जहाँ पे भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है उनका वहीं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ललित ठाकरे ने बताया कि आयुष विभाग के द्वारा मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अन्य चिकित्सकों ने भी अपने विचार व्यक्त। एक्चुअल में ये कैंप जो है हमारे संभागीय आयुष अधिकारी महोदय की निर्देशानुसार लगाया गया है। इन शिविरों में हम ऐसे ग्राम का चयन करते हैं कि जहाँ पर पहले से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ना, ऐसे मलिन बस्तियों में ऐसे ग्रामों का चयन किया गया है। और यह एक आयुष का एक मेगा शिविर है। तो लालबाग ब्लॉक कितने ग्राम आए इस शिविर के अंदर? ग्राम के अभी हर ब्लॉक में हम एक शिविर लगा रहे हैं। ये प्रति माह 25 तारीख को लगाया जा रहा है शिविर ये, जिसमें इस बार लालबला ब्लॉक के हमने धारावी ग्राम का चयन किया है। तो इस शिविर के माध्यम से हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार, ग्रामीण जन को उनको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। साथ में लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ भी दी जा रही है। साथ में यहाँ पर हम मलेरिया की एक प्रतिरोधक औषधि, मलेरिया आप 200 भी सभी लोगों को खिला रहे हैं, जो कि मलेरिया के लिए एक प्रतिरोधक औषधि और मलेरिया के बचाव में बहुत काम करती है। और साथ में हम यहाँ लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमारे नज़दीकी जो यहाँ पर आयुष विभाग के जो औषधालय हैं, इसके आगे जो है शिविर के माध्यम से जो पेशेंट यहाँ उपचार और दवाइयाँ लेंगे। कि अब जितनी मध्य प्रदेश शासन की योजनाएँ हैं, जिस क्षेत्र में भी यदि किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ हम किसी प्रकार अपने हितग्राहियों को, अपने ग्रामवासियों को दे सकें, अथक प्रयास रहता है। और जो कैंप आज लगा है, आदरणीय कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार सौभाग्य की बात है कि जिले में मेरे ग्राम पंचायत धारावासी का चयन किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। कैंप लगभग 10 बजे से चालू हो गया है, लगभग 4 से 5 बजे तक चलेगा। लालबर्रा के विश्राम गृह में शनिवार को जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल की प्रमुख उपस्थिति में सरपंच और कांग्रेसियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त मद से जिला पंचायत को स्वीकृत हुई राशि सहित अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं कह रहा था आपसे बताते हैं। हाँ बोलो लग रहा है तो जिलाध्यक्ष लोग जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा। वो लगा रहे हैं बोलो क्या? मेरा कहने मतलब होली में सबसे आगे हैं, ये तो रखेगा, जैसे सब तुम आ जाएगा, ये तो रखेगा ना, ये तो और आपके देख भाई भाई वीडियो बनाना। आज यहाँ पे समस्त भी लगभग सरपंचों के साथ में यहाँ बैठक ली गई, जिसमें 2017-18 में राज्य वित्त मद से जिला पंचायत से जो राशि हमको स्वीकृत हुई है, उस राशि को हमने सरपंचों को यहाँ पे जारी किया है, स्वीकृत करवाया है। उसको लेकर के भूमि पूजन करने की एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें लगातार पाँच पंचायत है। 1 तारीख से भूमि पूजन, 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक के बीच में भूमि पूजन करने की एक रूपरेखा तैयार की गई है। और उसके बाद जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 के समस्त जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनका कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन लेने का भी एक रूपरेखा तैयार की गई। जैसे पिछले वर्ष भी आपके द्वारा ग्राम पंचायतों में जो राशि दी गई थी जिला पंचायत परफॉर्मेंस की, तो क्या कार्य हो चुके पूर्ण? हाँ, लगभग पूरे सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लगभग 99% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और जो नहीं हुए हैं वो लगभग फाइनल की स्थिति में है। अभी जैसे कि इस सत्र में हमने
बकोड़ा पंचायत को दिया है 3.5 लाख रुपये, सीसी रोड के लिए दिया है, मोक्षधाम के लिए 2.5 लाख रुपये दिया है। फिर मेरेगांव पंचायत को दिया है 3.5 लाख रुपये सीसी रोड को, देवरी पंचायत को दिया है स्ट्रीट लाइट के लिए 2 लाख रुपये। उसी तरीके से अमोली में दिया हुआ है मोक्षधाम के लिए 1 लाख रुपये। फिर ददिया आमाटोला में दिया है 2 लाख रुपये सभा मंच के लिए। इसी प्रकार ये लगभग ये खातों में लगभग कार्रवाई पूरी हो चुकी है, राशि स्वीकृत हो चुकी है, बहुत जल्दी काम चालू है। वारासिवनी के ग्राम पंचायत कायदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र ज्योति यात्रा के तहत नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा ग्रामीणों की आंखों की जांच कर दवा और सलाह दी गई। साथ ही मोतियाबिंद के मरीजों के ऑपरेशन के लिए उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की कृपा से हूँ। माँ बाप ने तो जन्म दिया है, लेकिन आपने मेरे जीवन को तराशा है, मेरे जीवन को प्रकाशित किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ऐसा जब कहता है तो वो गुरु की आंखें डबडबाती है और उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन को पूर्ण कर लिया। अपनी रोशनी से ऐसे कई दिए जला दिए जो आज अलग अलग जगह पे रोशनी फैला रहे। तो ऐसे गुरुओं का पूजन करने वाले समाज में गांव-गांव में जाकर हम वृक्षारोपण करने वाले हैं। वृक्षारोपण से वृक्ष है तो जीवन है। अगर प्रकृति नहीं बचेंगी तो हमारे को ऑक्सीजन कहां से मिलेंगी, शुद्ध वायु कहां से मिलेंगी। तो हम वृक्ष लगाने वाले हैं कि वृक्ष हमें छाया भी देंगे और फल भी देंगे और भविष्य का निर्माण भी करेंगे। तो हम उन बच्चों के नाम से, उनके दादा दादी के नाम से वो वृक्ष लगाएंगे, ताकि उनके दादा दादी और वो बच्चे वहां से चले भी जाएंगे स्कूल से तो पर भी वो वृक्ष उनकी याद दिलाते रहेगा। अरे देखो वो सोनू के नाम का झाड़ लगा है, सोनू अपनी पत्नी को लेके बना लिए। बोलो जय माता दी, जय माता दी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का हुआ नगर आगमन, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। रविवार को धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा रक्षाबंधन पर्व, रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हुए बाजार, भाई की सोनी कलाई पर बहनें बांधेंगी रक्षा सूत्र। पुरखों के नाम से निकल रहे ऑनलाइन खसरा, किसानों में आक्रोश व्याप्त, खसरा ऑनलाइन अपडेट न होने से किसानों की बढ़ी परेशानियां। बसपा ने वारासिवनी में किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का फूका पुतला, रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। और जहरीली वस्तु के सेवन से एक व्यक्ति की हुई मौत, उकवा के ग्राम लगमा की घटना। तो ये थी अब तक की खास खबरें। पद्मेश न्यूज की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।